पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने राज्य के कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 कृषि नीतियों का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली राज्य में अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए लागत की नई मिलेट नीति का भी शुभारंभ करने जा रही है। भविष्य में जल्दी ही ये नई मिलेट नीति भी शुभारंभ करेंगे। इस नीति के अंतर्गत 2030-31 तक 2 चरणों में 68 विकास खंडों में कुल 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेट उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। यही नहीं, हम मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 80% तक का अनुदान भी प्रदान करेंगे। साथ ही पंक्ति बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए और तो वहीं उत्तराखंड भाषा विभाग ने एक नई अजीबोगरीब फैसला लिया है। विभाग ने उत्तराखंड राज्य भाषा अधिनियम 2009 के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन कोड यूके की जगह ऊख लिखने का प्रस्ताव जारी किया है। इस संबंध में वन भाषा एवं तकनीकी शिक्षा को निर्वाचन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि वर्तमान में सभी आरटीओ और आरटीओ कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कोड केवल अंग्रेजी में अंकित किए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में समय में हिंदी में भी कोड लिखे जाते थे। मंत्री उनियाल ने इस सुझाव को मंजूरी दे दी है और अब फाइल परिवहन विभाग को भेजी जाएगी। लेकिन इस फैसले ने न सिर्फ प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊ.ख लिखने का प्रस्ताव जारी किया है। तो वहीं हरिद्वार की नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के सत्यापन अभियान के दौरान एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हर की पौड़ी में क्षेत्र में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी पहचान के साथ रूबी बनकर इलाके में रह रही थी। तो वहीं महिला का असली नाम रूबीना है और वह बांग्लादेश की नागरिक है। वह लंबे समय से तिलक चंदन लगाने का कार्य कर रही थी और आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज भी बनवा चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रूबीना अपने पति संतोष दुबे के साथ हरिद्वार के रोड़ी बनवा में क्षेत्र में रह रही थी। संतोष ने उसके फर्जी कागजात बनवाने में मदद की थी, जिस पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि मामला केवल अवैध निवास का नहीं, बल्कि संभावित अंतरराष्ट्रीय फर्जी पहचान रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस महिला के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। साथ ही अन्य संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। फिलहाल दंपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामले की गहन जांच जारी है। हाँ बताओ। लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव पूरी सिंह पे इस समय चल रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहां लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे, उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में। तो वहीं देहरादून में शराब की 4 दुकानों की शिफ्टिंग के आदेश डीएम सवीन बंसल ने जारी किए। सड़क सुरक्षा समिति ने इन 4 दुकानों को हटाने के पैरोकारी की थी। वहीं समिति के अनुसार इन 4 दुकानों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था।
पिछले दिनों डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऐसी शराब की दुकानों का मुद्दा उठा, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि 4 स्थानों पर शराब की दुकानें सड़क हादसों का और जाम की बड़ी वजह थे। शराब की दुकानों को हटाने के आदेश डीएम सवीन बंसल ने जारी किए। आदेश अब देहरादून से मसूरी का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो सकेगा। दरअसल देश के सबसे लंबे रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो 2026 तक तैयार हो जाएगा। पर्यटकों के लिए जानकर बड़ी खुशी होगी कि उत्तराखंड में देहरादून और मसूरी के बीच यात्रा को आसान और तेज बनाने के लिए रोपवे परियोजना पर काम शुरू हो गया है। एक बार ये पूरा हो जाने पर यात्रा का समय सिर्फ 20 मिनट रह जाने की उम्मीद है। ये रोपवे भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे होगा। इस रोपवे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वर्ष भर चाहे बारिश हो या बर्फबारी संचालित रहेगा। तो वही रोपवे का विकास मसूरी स्काई कार प्राइवेट लिमिटेड के तहत किया जा रहा है, जो कि FIL इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्रांस स्थित इंजीनियरिंग LLP का एक संघ है। बता दें कि ये अत्याधुनिक रोपवे 10 सीट केबिन और ऑटोमेटिक दरवाजे और हर मौसम में सफर की सुविधा देगा। एक दिशा में हर घंटे 1300 यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं ये परियोजना FIL इंडस्ट्रीज फ्रांस की पोमा SAS और SRM इंजीनियरिंग के तहत मिलकर बनाई जा रही है। ये सिस्टम न सिर्फ पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी तेज और सुरक्षित यात्रा का साधन बनेगा। तो वहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी निजी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश महंगा होगा। कैबिनेट ने ग्रीन सेस के दरों में 28 से 30% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं व्यावसायिक वाहनों से पहले से ग्रीन सेस वसूला जा रहा था। वहीं बाहरी राज्यों ने निजी वाहनों के लिए 15 जून के बाद वसूली शुरू होगी। वहीं अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस वसूल किया जा रहा था, लेकिन साल 2021 में चेक पोस्ट बंद होने के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के निजी श्रेणी के वाहनों से ग्रीन सेस वसूल किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। ग्रीन सेस की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही अब बाहरी राज्यों को प्रवेश के लिए 80 से 700 रुपए खर्च करने होंगे। तो वहीं उत्तराखंड के लोहाघाट के PWD के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड कार्यालय में इन दिनों एक अनोखा फरमान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विभाग में कार्यरत अपर सहायक अभियंता जयप्रकाश की सेवा पुस्तिका कार्यालय में अलमारी में से गायब हो गई है। कई दिनों की तलाश और प्रयासों के बावजूद दस्तावेजों का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके चलते अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक आधिकारिक चिट्ठी में गायब हुई सेवा पुस्तिका की खोज के लिए देवी देवताओं की शरण लेने की बात कही। यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में पंच केदारों के चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने में 18 मई को खुलने वाले हैं, जिसके लिए भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से प्रस्थान करेगी। बता दें कि 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ सहित भगवान शिव के 5 मंदिर हैं, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है, जिसका निर्माण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने किया था। समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है, जो एक पहाड़ी पर पत्थरों की गुफा में बना हुआ है। यह मंदिर चारों ओर मखमली, आपको बताते चले कि बुलियागों से घिरा हुआ है। यहाँ पर शिव की मुख की पूजा की जाती है। यह मंदिर ग्रीष्मकाल से 6 महीने मई से लेकर अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। तो वही शीतकाल में 6 महीने रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में ही की जाती है।
रुद्रनाथ यात्रा को हम एक ईडीसी मॉडल पे चला रहा है। इसके डायरेक्शन में हम 5 गांव में ईडीसी गठित किया है और 5 गांव से जो रास्ता पहले से जा रहे थे रुद्रनाथ में, इस रास्ते में हम जगह जगह में टेंट ईडीसी के माध्यम से लगा रहे हैं। इस इनिशिएटिव से लोग को रोज़गार मिल जाएगा और यात्रियों को व्यवस्था के लिए हम ऑनलाइन पंजीकरण कर रहा है, बायो टॉयलेट्स लगवा रहा है, मेडिकल ट्रेनिंग्स हमारा स्टाफ के लिए करवा रहा है और जगह जगह में साइन बोर्ड्स भी हम लगा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बुजुर्ग श्रद्धालुओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। तो इन डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के आधार पर दोनों की मौत का कारण हार्ट अटैक होने की आशंका जताई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक शारीरिक थकान, ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी और संभवतः हृदय की समस्या के कारण मौत हुई होगी। दोनों घटनाओं के बाद यात्रा प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा पर निकले। तो वहीं खबर टिहरी से है, जहां घनसाली भिंगलांगा ब्लॉक में अथवाल गांव में के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स इस हादसे में घायल है। तो वहीं उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने श्रद्धालुओं को लेकर उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित स्थान पर आपात रूप से उतार दिया। श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी डीजीसीए द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या आई थी। अरे सर रुकने की नहीं दिया नहीं तुम। चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का मार्ग है। वहीं अब यह यात्रा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ हरित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि कैसे चारधाम यात्रा अब स्वच्छता और हरित की मिसाल बन गई है। उत्तराखंड की पावन चार धाम यात्रा अब न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल भी बनती जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम के पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए कई पहले शुरू की है। यात्रा मार्ग पर 25 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसमें प्रदूषण में कमी आने की दिशा में मदद मिल सकती है। साथ ही प्लास्टिक और कचरे के प्रबंधन को लेकर भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि ये यात्रा स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनी रहे। चार धाम यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। इस पहल के जरिए न केवल प्रदूषण को कम किया जा रहा है, बल्कि ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं।
यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। सरकार सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील कर रही है कि वे इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना सहयोग दें। मिलकर सभी इस सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुंदर और संरक्षित बना सकते हैं। चार धाम यात्रा हेतु देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं की है। चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की है। यात्रा मार्ग पर बेहतर परिवहन, आरामदायक विश्राम स्थल और स्वच्छता के उपाय सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा का अनुभव न केवल धार्मिक बल्कि सहज और सुखद बना सके। इसके अलावा सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी न हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार यात्रा का अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए इस वर्ष स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी मजबूत किया गया है। हर स्तर पर तुरंत और संवेदनशील सेवाओं का प्रबंधन किया गया है, ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सके। बेहतर व्यवस्थाओं के साथ चार धाम यात्रा और भी सुगम हो गई है, जिससे श्रद्धालु अपने यात्रा अनुभव को और अधिक सुखद बना पा रहे हैं। और यहाँ आने का ये मेरा पहला अनुभव है और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यात्रा की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से हुई और रास्ते में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस यात्रा के लिए मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। ये उन्हीं का जो मेहनत है, जो यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छा अनुभव हमारा सबका यहाँ रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित और सहज महसूस करें, इसके लिए मेडिकल टीमों की तैनाती, स्वास्थ्य चौकियों का विस्तार और आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित किया गया है। इस यात्रा में भक्तजन निश्चित होकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सके। इस पहल के साथ सरकार ने यात्रा को श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। सर, मैं केदारनाथ धाम पे दर्शन के लिए अपने दोस्त के साथ आया था। अचानक से मेरे दोस्त की कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो बीच में एक कैंप था इनका, गवर्नमेंट का। यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे जगह जगह बहुत सारे मेडिकल कैंप बने हुए हैं। चार धाम यात्रा और राज्य के समग्र विकास के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब आम जन की भागीदारी, सुरक्षा और सक्रिय सहयोग शासन के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित हो। आगे कहा कि हमारी सरकार जनसंवाद, पारदर्शिता और सहभागिता को केंद्र में रखकर विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, ताकि उत्तराखंड एक समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बन सके। राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना तभी कर सकते हैं जब सब मिलजुल कर आगे बढ़े। एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम सब एक रहें। राज्य का समग्र विकास जनता के सहयोग और भागीदारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता। यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। चार धाम यात्रा अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बन चुकी है। उत्तराखंड सरकार की पहले जैसे ई चार्जिंग स्टेशन, प्लास्टिक प्रबंधन और स्वच्छता उपाय ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब सब मिलकर प्रयास करें। सभी मिलकर इस पवित्र यात्रा को न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी
स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाए रखें। इस तरह न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का आदान प्रदान करेंगे बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। लोग बेसब्री से चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर सामने आई है। राज्य सरकार ने 3 बच्चों वाले नियम में दी एक बड़ी राहत है। वहीं अब 3 बच्चे होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकेगा। पहले यह नियम लोगों के चुनाव लड़ने में बड़ी अड़चन बना हुआ था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से कई योग्य उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल गया है। ये फैसला न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करेगा बल्कि पंचायत स्तर पर नेतृत्व संभालने को भी विस्तार देगा। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देखने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वो लोग जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि उनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, अब उन्हें भी जनसेवा का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में लागू किए गए उस नियम में ढील दे दी है जिसके तहत 3 बच्चों वाले अभ्यर्थियों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। इस नियम को लेकर लंबे समय से लोगों में नाराजगी थी, एक ऐसी भावना जो कहीं न कहीं लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही थी। लेकिन अब सरकार ने जनता की आवाज सुनी है और इस फैसले के जरिए उन लोगों को एक बार फिर उम्मीद मिली है जो अपने गांव, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। ये बदलाव न सिर्फ एक नियम में ढील है बल्कि एक सोच में भी बदलाव है, एक समावेशी और समान अवसर वाले लोकतंत्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड सरकार का ये अहम फैसला कई अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। दरअसल सरकार ने उस पुराने नियम में आंशिक ढील दी है जिसके तहत 3 या उससे अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। अब नए प्रावधान के अनुसार ये अभ्यर्थी पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं जिनके 3 बच्चे हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। ये छूट केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनका तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 से पहले जन्मा हो। अगर तीसरा बच्चा इस तारीख के बाद पैदा हुआ है तो फिर अभ्यर्थी पंचायत चुनाव के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। सरकार का ये फैसला जहां एक और कई लोगों को राहत दे रहा है, वहीं ये सुनिश्चित भी करता है कि नियम का संतुलन बना रहे। वर्ष 2019 में पंचायत चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई सपनों को अधूरा छोड़ दिया। सरकार ने 3 बच्चों वाले अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। ये नियम बिना किसी समय सीमा के लागू किया गया, यानी चाहे तीसरा बच्चा कभी भी जन्मा हो, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले का व्यापक विरोध हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक हलकों तक नाराजगी देखी गई। कई ऐसे लोग जो वर्षों से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अचानक इस नियम से बाहर हो गए। कुछ ने मजबूरी में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और किसी और को समर्थन देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। ये एक ऐसा समय था जब कई योग्य उम्मीदवारों को सिर्फ एक नियम की वजह से खुद को पीछे करना पड़ा। इस बदलाव को आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार पर पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष का दबाव था, जिसे अब ये संशोधन कम कर रहा है। साथ ही सरकार ये संदेश भी देना चाहती है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लेती है। हालांकि कुछ वर्गों का ये भी कहना है कि सरकार को ये बदलाव पहले ही कर लेना चाहिए था ताकि योग्य उम्मीदवारों को पिछले चुनाव में अवसर से वंचित न रहना पड़ता। लेकिन अब इस फैसले के चलते आने वाले चुनाव में कई पुराने और सशक्त चेहरे फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। ये न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती देगा बल्कि पंचायत स्तर पर नेतृत्व को भी नया आयाम मिलेगा। कुल मिलाकर
अगर देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार का ये फैसला न सिर्फ एक नियम में बदलाव है, बल्कि ये जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ का संकेत भी है। जहां एक और इससे हजारों लोगों को पंचायत चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये निर्णय भविष्य की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व निर्माण को भी एक नई दिशा देगा। अब देखना होगा कि इस बदलाव का असर आगामी पंचायत चुनाव में किस रूप में सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र अब अधिक समावेशी होने की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।